गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर थर्ड फिज़िकल केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज के इस लेक्चर में जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगी वो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस या गैसों का द्रवीकरण। किसी भी गैस को द्रवित करने के लिए हम जानते हैं उसे क्रांतिक ताप तक लाना पड़ता है, क्योंकि क्रांतिक ताप से ऊपर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे उसका दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए। संपीड़ित या कंप्रेस करने से पहले गैसों को क्रांतिक ताप से नीचे तक ठंडा किया जाता है और फिर उन्हें कंप्रेस किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया के क्रांतिक ताप बहुत उच्च होते हैं, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम के क्रांतिक ताप बहुत कम होते हैं। गैसों के द्रवीकरण की कई विधियां हैं। जूल थॉम्सन प्रभाव द्वारा गैसों को द्रवीकृत किया जा सकता है। इसके अनुसार यदि किसी गैस को उच्च दाब से निम्न या शून्य दाब की ओर किसी सरंध्र डार्ट में से विसरित होने दिया जाए तो उसके ताप में कमी आती है और शीतलन की प्रक्रिया होती है। इसे जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। इसका कारण यह है कि जब गैस विसरित होती है तो गैसीय अणु एक दूसरे से दूर हटते हैं और अणुओं को आणविक आकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इस कार्य को करने के लिए अणुओं की आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी खर्च होती है और इससे उनकी गतिज ऊर्जा के अंदर कमी आती है। फलतः गैस का ताप कम हो जाता है और उनका शीतलन होता है। ये देखा गया है कि जूल थॉम्सन प्रभाव एक निश्चित ताप के नीचे ही संभव है। यह ताप व्युत्क्रम ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है। व्युत्क्रम ताप Ti वॉन डेर वाल स्थिरांक से निम्न प्रकार संबंधित होता है। Ti इक्वल्स टू 2a/RB, जहाँ a और b वॉन डेर वाल स्थिरांक हैं और प्रत्येक गैस के लिए व्युत्क्रम ताप का मान निश्चित होता है। जूल थॉम्सन प्रभाव का उपयोग करके वैज्ञानिक लिंडे ने 1825 में वायु को द्रवित किया था। लिंडेज विधि या लिंडेज एक्सपेरिमेंट, इसमें शुद्ध वायु CO2 और H2O रहित वायु को कंप्रेसर की सहायता से लगभग 200 एटमॉस्फेयर तक संपीड़ित करके शीतलक या कूलर A से गुजारा जाता है। इस संपीड़न या कंप्रेशन से ताप की वृद्धि समाप्त हो जाती है और इस ठंडी और संपीड़ित गैस को अति सूक्ष्म प्रसार एक वाल्व में से गुजारा जाता है और एक वायुमंडलीय दाब के क्षेत्र में इसे प्रसारित होने देते हैं। इस प्रक्रिया में जूल थॉम्सन प्रभाव के कारण वायु का शीतलन आरंभ हो जाता है। ये ठंडी वायु उपकरण के भीतरी भागों को ठंडा करते हुए वापस कंप्रेसर में आ जाती है। संपीड़न के बाद पहले की भांति फिर से उसे वाल्व में से विसरित कराया जाता है और पुनः शीतलन होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये प्रक्रिया अनेकों बार दोहराई जाती है और इसका परिणाम यह होता है कि वायु अत्यधिक ठंडी हो जाती है और लगभग 85 केल्विन पर वायु द्रवित हो जाती है। इस द्रवित वायु को डिवार फ्लास्क में इकट्ठा कर लेते हैं और इस प्रकार जूल थॉम्सन प्रभाव का उपयोग करके वायु को द्रवित किया जा सकता है। दूसरी विधि है हिम मिश्रण के द्वारा शीतलन। फेराडे ने कुछ गैसों जैसे क्लोरीन, H2S, N2O, CO2 आदि को हिम मिश्रण विधि के द्वारा द्रवित किया था। हिम मिश्रण जैसे बर्फ और NaCl या बर्फ प्लस कैल्शियम क्लोराइड या बर्फ प्लस KOH अथवा ठोस बर्फ प्लस CO2 और ईथर, इन गैसों के लिए काम में लाए जाते हैं जिनके क्रांतिक ताप बहुत कम नहीं होते। उनको इस विधि के द्वारा हम शीतलन कर सकते हैं। द्रवित गैसों के उपयोग या एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड गैसेस: द्रव अमोनिया, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड, द्रव CO2, द्रव फ्रीऑन आदि घरेलू प्रशीतन यानी हाउस होल्ड रेफ्रिजरेशन
और वातानुकूलन यानी एयर कंडीशनिंग में प्रशीतक या कूलेंट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। द्रव ऑक्सीजन वेल्डिंग में और द्रव क्लोरीन जल में कीटनाशी का कार्य करती है। इसी प्रकार द्रव वायु, द्रव हाइड्रोजन, द्रव नाइट्रोजन, ठोस CO2 और अल्कोहल, एसीटोन या ईथर के मिश्रण को प्रयोगशाला में प्रशीतक के रूप में काम में लेते हैं। द्रवीकरण की सहायता से कुछ गैसों को उनके मिश्रणों में से पृथक किया जा सकता है, जैसे नियॉन और ऑर्गन को वायु से, प्रोपेन और ब्यूटेन को पेट्रोलियम उत्पादों से, हीलियम को प्राकृतिक गैस से इत्यादि। रॉकेटों और वायुयानों में द्रव वायु का उपयोग ऑक्सीजन के एक प्रमुख स्रोत के रूप में किया जाता है और इसी प्रकार संपीड़ित हीलियम का उपयोग हवाई जहाज़ों में किया जाता है। थैंक यू।